जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप अगर यूपीएससी या सिविल सर्विसेज स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए माइलस्टोन होने वाला है। बिकॉज़ ये एचएएल का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि एचएएल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इंडिया के लिए एक एक सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर दिया है। ये अभी टेस्ट मोड में है और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। बिकॉज अभी तक इंडिया में जो भी एयरक्राफ्ट आते हैं वो सब फॉरेन से आते हैं, सब इम्पोर्टेड होते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉस्ट बेयरिंग ज़्यादा पड़ती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो फेयर है वो भी ज़्यादा पड़ता है। अगर ये एयरक्राफ्ट इंडिया में आ गया तो हो सकता है इस पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देगी। काफ़ी जो एयरलाइंस है, सिविल एयरलाइंस है, जैसे इंडिगो हो गई, गो हो गई, स्पाइस जेट हो गई, अभी जेट एयरवेज आने वाली है, आकाश एयरलाइंस के बारे में आपने सुना होगा। और बहुत सारी एयरलाइंस हैं, एयर एशिया हो गई, विस्तारा हो गई। तो हो सकता है धीरे धीरे या स्टेट गवर्नमेंट अपनी उड़ान स्कीम के तहत इन एयरक्राफ्ट को यूज करे और हमारा जो फेयर है वो अफोर्डेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही जाकर हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करो दोस्तों, बिकॉज आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाले हैं वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, इस एयरक्राफ्ट की फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस करीब 10 ईयर्स का है। तो आशा करता हूँ मैं इसे आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। इससे रिलेटेड अगर आपको एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली आई विल क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है एचएएल का ये माइलस्टोन। ठीक है, और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह न्यूज़ में क्यों है। तो 15 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, 75th इंडिपेंडेंस में एचएएल ने हमें एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। एचएएल ने एक एचएएल जो है एक पब्लिक सेक्टर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है दैट मीन्स कि उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट का मोर देन 50% है, तो वो पब्लिक सेक्टर हो जाती है। अगर वो 50% इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट का हो जाता है तो प्राइवेट सेक्टर हो जाती है, ऐसा तो आपको इकोनॉमिक्स में पता ही होगा। ठीक है, तो अगस्त 15 2021 को एचएएल ने हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट का एक सक्सेसफुल ग्राउंड रन एंड लो स्पीड टैक्सी ट्रायल किया है। किस लिए? जिसकी उसे क्या मिल गया है, जिसे डीजीसीए का, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का टाइप सर्टिफिकेशन मिल गया है। तो इसमें 2-3 वर्ड्स आए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे वर्ड आया ग्राउंड रन। ग्राउंड रन का मतलब क्या होता है? ग्राउंड रन का मतलब होता है एयरक्राफ्ट को किसी पोजीशन पे खड़ा करके उसके इंजन्स को हाई स्पीड में रन किया जाता है और उसके जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, उनको नोट किया जाता है। उन पैरामीटर्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू मैन्युफैक्चर द्वारा दी जाती है, उससे मैच किया जाता है। अगर वो डेटा जो है अगर उस स्पेसिफिक वैल्यू के अंडर में है, दैट मीन्स योर एयरक्राफ्ट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन फ्लाई दैट एयरक्राफ्ट। और ये ग्राउंड रन जो होता है, डिफरेंट जो सर्विसिंग होती है एयरक्राफ्ट की, या कभी स्नैग मतलब जो भी एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम्स आ जाती है उनके लिए यूज़ किया जाता है। एयरक्राफ्ट कभी भी मैन्युफैक्चर किया जाता है तो ग्राउंड रन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने के लिए कि एयरक्राफ्ट कितना सर्विसेबल है या एयरक्राफ्ट के किस भाग में, मतलब किस पार्ट में दिक्कत आ रही है, वो हम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर की जो सीट्स होती है उनसे मैच करके उसके डेटा को हम पता कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड है लो स्पीड टैक्सी ट्रायल। लो स्पीड टैक्सी ट्रायल मतलब होता है जैसे एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है, अगर उस एयरक्राफ्ट को उसकी हाई स्पीड पे, अब इसमें लो स्पीड है ना, तो अगर इसको लो स्पीड पे आप रनवे वो पार्ट होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट दौड़ के टेक ऑफ करता है, तो वहाँ पे अगर दौड़ा दिया जाएगा, आपको एयरक्राफ्ट को दौड़ा देते हैं, तो उसमें एक तो हो गया ग्राउंड रन कि ग्राउंड से रिलेटेड खड़े रह के उसमें जो पैरामीटर्स आते हैं। उसके बाद ग्राउंड रन पे एयरक्राफ्ट की स्पीड से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट पे कितना लोड आ रहा है उससे रिलेटेड, एयरक्राफ्ट कितना ड्रैग क्रिएट करने का मतलब एयरक्राफ्ट को कितनी प्रॉब्लम हो रही है आगे बढ़ने में, तो इनसे रिलेटेड जो डेटा होती है वो हम टैक्सी से पता करते हैं। ये 2 मुख्य पार्ट होते हैं, इनके बाद ही आपका एयर टेस्ट होता है। तो उसके बाद आता है आपका टाइप सर्टिफिकेशन। टाइप सर्टिफिकेशन का मतलब होता है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट का मतलब होता है
कि जैसे कि आपका सिविल एयरक्राफ्ट मतलब फॉर पैसेंजर यूज, पैसेंजर को कैरी करने के लिए इधर उधर। दूसरा होता है कार्गो एयरक्राफ्ट दैट मीन्स कि उसमें जितने भी लोड कैरिंग आपके जितने भी सामान होते हैं, लगेज होते हैं, ठीक है, या बड़े बड़े जो मशीन्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करना होता है, उसमें कोई पैसेंजर नहीं होता है, तो वो आपका कार्गो एयरक्राफ्ट है। उसके बाद ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होते हैं जो पायलट्स के लिए यूज होते हैं। एम्फीबियन एयरक्राफ्ट होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो और फाइटर्स एयरक्राफ्ट होते हैं जो आप अपना एयरफोर्स और मिलिट्री यूज करती है या नेवी यूज करती है। तो इसमें बहुत टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं। फिर आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्निंग बॉडी है जो सिविल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनका रख रखाव सही से हो रहा है, उनकी फ्लाइंग हो रही है, उनका जो एक रूल दिया गया है उस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर में आती है, तो वो ये सब देख रेख करती है। तो उसके द्वारा ही टाइप सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो अगर DGCA से सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो आगे के लिए गो थ्रू हो जाता है, ठीक है। मतलब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे FAA होती है, फेडरल एविएशन होता है, उससे आपको ये मिलता है आगे का सर्टिफिकेशन, जिससे आपका एयरक्राफ्ट यूज होता है सिविल पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, उसका फाइनल सर्टिफिकेशन आपको वहीं से मिलता है। तो DGCA एक फर्स्ट स्टेप है, DGCA ने दे दिया है, दैट मीन्स एयरक्राफ्ट इज फिट फॉर फ्लाई। आगे देखते हैं HAL क्या करता है, अप्लाई करता है आगे, और लोग आएंगे चेक करेंगे। तो अगर वो उन्होंने भी दे दिया तो इसके लिए फिर एकदम आपका ग्रीन सिग्नल जो बोलते हैं, ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, और फिर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होने लगेगा। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होगा तो हम अपने देश के लिए यूज कर सकते हैं, बाहर इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है उस एयरक्राफ्ट की पिक, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट आपने कभी देखा होगा, आप कह रहे हैं नया, जैसे आप अभी बोलेंगे आपने कहा है नया एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट को किसी एयरक्राफ्ट को मॉडिफिकेशन करके मतलब वो एयरक्राफ्ट पहले जो था उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके बनाया गया। वो उस एयरक्राफ्ट का नाम है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये एयरक्राफ्ट देखिए, आपको एयरक्राफ्ट दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, इस एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्या है कि हिंदुस्तान 228 इसका नाम है, या DO-228। DO स्टैंड फॉर डॉर्नियर। जैसे मैंने आपको बताया डॉर्नियर डॉर्नियर नाम का एक एयरक्राफ्ट एयरफोर्स और नेवी में यूज होता है, तो डिफेंस सेक्टर में, तो उसको मॉडिफाई करके बनाया गया, इसलिए इसको DO-228 भी बोलते हैं या हिंदुस्तान 228 भी बोलते हैं। ये एक 19 सीटर 19 लोग इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। ये इंडिया का पहला अटेम्प्ट नहीं है, ये दूसरा एक्चुअली अटेम्प्ट है। इसके पहले एक अटेम्प्ट किया गया था 14 सीटर सारस एयरक्राफ्ट, जो नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी, जैसे आपका HAL होता है, HAL सिर्फ अभी तक डिफेंस के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती थी, और NAL नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड लेबोरेटरी जो होती है वो आपके सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है। अभी तक ये सक्सेस नहीं हो पाई है। 2009 में इसने सारस नाम के 14 सीटर एयरक्राफ्ट को बनाने की कोशिश की थी, बट किसी वजह से उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस मिशन को, जो इनका प्रोजेक्ट था, उनको रोकना पड़ा 2016 में। लेकिन 2018 में फिर से उस मिशन को रिवाइव कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे कि आ गया नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, अब पूछेंगे, या नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी, तो ये क्या होता है? ये क्या इंडिया की पहली लार्जेस्ट एरोस्पेस फर्म है, मतलब कि सिविल फर्म जिसको कहते हैं। सिविल एयरक्राफ्ट, हमारा सिविल का मतलब होता है पैसेंजर यूज के लिए, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुई थी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च दिल्ली में 1959 में। CSIR ने इसको इस्टेब्लिश किया था, बट इसका बाद में आपको मूव कर दिया गया हेडक्वार्टर बेंगलोर में। बेंगलोर में मूव करने के बहुत सारी रीजन, क्योंकि HAL भी बेंगलोर में था, और बेंगलोर एक बड़ा सा हब है, ठीक है। वहाँ पे आपको मतलब आप दिल्ली जो है वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, टेस्टिंग की दिक्कत होती है, सब दिक्कत होती है। बेंगलोर में एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है, अलग से जगह दे दी गई है इनको, वहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करिए, आप टेस्टिंग करिए, ठीक है। और वहाँ पे आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है इस वजह से, ठीक है। तो इसको 1960 में मूव कर दिया गया था। अभी जो ये फर्म है वो इंडिपेंडेंट नहीं काम करती है, जैसे आपका HAL हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो आपने DRDO हो गया और इसरो हो गया, इनके साथ मिलके इनको प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो देते हैं, ये मतलब ये देते हैं, उसके हिसाब से ये मैन्युफैक्चर करती है सिविल एयरक्राफ्ट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं थोड़ा HAL के बारे में, क्योंकि हम HAL के बारे में पढ़ रहे हैं, तो HAL के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर कोई पूछ ले कि HAL क्या है, हम सब कुछ जानते हैं, बट HAL को ही नहीं जानते हैं। फिर अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको उसके बारे में एटलीस्ट जितने वर्ड आते हैं या उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एटलीस्ट यू कैन राइट और यू कैन स्पीक टू समवन, कि अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया HAL नहीं किया तो HAL के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यू मस्ट नो
कि HAL क्या है। तो HAL स्टैंड फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। लिमिटेड है, दैट मीन्स कि इसमें गवर्नमेंट का भी शेयर है एंड प्राइवेट का भी शेयर है। ठीक है, ये एक इंटर स्टेट ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। ठीक है, ये मतलब एरोस्पेस के पार्ट्स और डिफेंस के एयरक्राफ्ट बनाती है। इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 23 दिसंबर 1940, दैट मीन्स इंडिया भारत के आज़ाद होने से पहले ही हो गया था। और ये बहुत ही पुराने में से और सबसे बड़े में से एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में। ठीक है, 1947-50 से पहले बहुत ही कम कंट्री थे जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, तो उसमें HAL का भी नाम आता है पुराने में। अभी आपको पता होगा कि आपका ये एयरक्राफ्ट फ्रांस के साथ आप डसॉल्ट एविएशन के साथ एक डील हुआ था राफेल का, तो राफेल के जो एयरक्राफ्ट आएंगे वो असेंबल HAL में होने आएंगे। ठीक है, तो उसने अब क्या HAL ने 1942 में अपने एयरक्राफ्ट को बनाना मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया था। और HAL का मैनेजमेंट कैसे होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कमेटी होती है जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसमें कुछ प्राइवेट होते हैं और कुछ मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, ऐसे करके एक बोर्ड बनाया जाता है जो उनको वो करती गाइड करती है और इसको मैनेज करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अचीवमेंट्स अभी क्या है। अचीवमेंट्स ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने उसको टाइप सर्टिफिकेशन दे दिया है, दैट मीन्स कि ये अपना एक स्टेप पार कर गया है। अब इसके बाद क्या करेगा कि इसके एयरवर्नेस रिक्वायरमेंट पूरी होती है। एयरवर्नेस वो एयरक्राफ्ट की वह कंडीशन होती है जो यह फुलफिल करती है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई करने के लिए परफेक्ट है, दैट इज फिट फॉर फ्लाई। दैट मीन्स कि जैसे आपकी कार होती है, कार सर्विसिंग में जाती है, सर्विसिंग होने के बाद सारे उसके टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद आपको हैंड ओवर किया जाता है। सेम चीज़ होती है एयरवर्नेस। जब भी कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, कोई भी सिविल एयरक्राफ्ट, कोई भी आपका फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एवरीथिंग, कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी ऐसी बॉडी जो एयर में फ्लाइंग कर रही है, उसके पहले उसका एक थॉरोली चेक किया जाता है, उसका एक सर्टिफिकेशन किया जाता है। जो आपके इंजीनियर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जिनको कहते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स होते हैं, वो आपका करते हैं। और डिफेंस में भी ऐसे ही इंजीनियर्स होते हैं, ग्रुप कैप्टन रैंक के होते हैं, विंग कमांडर रैंक्स के होते हैं, तो वो उसको सर्टिफाई करते हैं कि यस आई एम सर्टिफाइंग दैट दिस एयरक्राफ्ट इज रेडी टू फ्लाई एंड फिट फॉर फ्लाई। उसके बिना एयरक्राफ्ट उड़ नहीं सकता। और ये सर्टिफिकेशन जो होता है वो DGCA के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है। देयर आर सम चेक्स कि ये चेक आपको करना जरूरी है, तो आप वो चेक करेंगे ही, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप पकड़े गए तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, बहुत लोगों को लगता होगा कि ये सब काम पायलट का होता है। जी ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। पायलट का काम भी होता है। पायलट का काम होता है जब वो एयरक्राफ्ट में एंटर करके एयरक्राफ्ट को उड़ाना पड़ता है, उसके कुछ चेक्स होते हैं, जिनकी कुछ चेकलिस्ट होती हैं, तब पायलट का काम स्टार्ट होता है। बट उसके पहले पायलट को हैंड ओवर करने के पहले एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर या इंजीनियर्स होते हैं, डिफरेंट इंजीनियर्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करते हैं। एयरक्राफ्ट में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनके अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं। ये बात आपको नहीं पता होगी। जैसे आपका एयर फ्रेम जो एयरक्राफ्ट, जैसे कि आपका गाड़ी है, उसकी बॉडी होती है, तो उसको जो सर्टिफाई करता है उसको एयर फ्रेम इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इंजन इंजीनियर डेट में, जैसे आपकी गाड़ी है, इंजन में कोई दिक्कत है तो वो पर्टिकुलर स्टाफ ही देखेगा, तो उसी तरह इंजन के लिए होते हैं। उसी प्रकार आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, लाइट नहीं जल रही है आपका, तो उसी तरह एयरक्राफ्ट में भी होता है। तो एयरक्राफ्ट में डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर आपको इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना के देंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया। फिर इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब आपके सामने जो गेजेस लगे होते हैं, उसमें फ्यूल कितना है, स्पीडोमीटर क्या काम कर रहा है, लाइट कौन सी जल रही है, कौन सी नहीं जल रही है, आपको क्या करना है इसमें, एयरक्राफ्ट में इसमें क्या दिक्कत है, सारे इंडिकेशन जो आते हैं वो इंस्ट्रूमेंट वाला देखता है। ठीक है, ऐसे करके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। अगर मैं ज़्यादा जाऊँगा तो मैं वीडियो से थोड़ा सा बाहर हो जाऊँगा। ठीक है, मतलब इन जनरल आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। तो एयरवर्नेस का मतलब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि एयरक्राफ्ट इज़ फिट फॉर फ्लाई। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा कि ये जो है अप्लाई करेगा HAL, US फेडरेशन एविएशन अथॉरिटी, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो ये किसी भी एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करती है फॉर सिविल पर्पज़। ठीक है, तो ये अप्लाई करेगा। उसके बाद अगर वहाँ से अगर मिल गया तो फिर गो थ्रू हो जाएगा और ये एयरक्राफ्ट बनाने लगेगा। अब आते हैं कि HAL क्यों बिल्ड कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, इसको उड़ान स्कीम कहते हैं। उसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसका पर्पज़ क्या था कि इसका पर्पज़ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही थी कि आपके जितने भी छोटे छोटे रीजनल हैं, ठीक है, छोटी छोटी सिटीज़ हैं, उनको कनेक्ट किया जाए थ्रू
एयरक्राफ्ट। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस पे आप जा सकते हैं, आपका टाइम बचेगा, ठीक है, आपकी भीड़ कम होगी, तो और आपको डेवलपमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें आपको अफोर्डेबल प्राइस पे एयरक्राफ्ट जो है, एयरक्राफ्ट में सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। कुछ आपको सब्सिडी दी जाती है, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो एयरलाइंस होती हैं, उनको दिया जाता है, जिससे प्रमोट किया जाता है गवर्नमेंट्स की तरफ से, जिससे वो एयरक्राफ्ट में अपने मतलब एक चीप रेट पे, अफोर्डेबल रेट पे आपको सीट्स प्रोवाइड करें, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्लाइंग करें और अपना टाइम बचाएं और देश का डेवलपमेंट हो। तो इस तरह के दो सिविल एयरक्राफ्ट, जिसको जैसे बताया मैंने आपको, DO-228 या हिंदुस्तान 228 जिसको कहते हैं, दो ऑलरेडी बना दिए गए हैं। ये एक नॉर्थ ईस्ट में, मतलब आपका आसाम साइड पे, और एक उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वो आपको उड़ान स्कीम के तहत स्टेट्स को दे दिए गए हैं कि आप ऑपरेट करके देखिए कि कैसा चलता है, ठीक है। किस काम के लिए? हिंदुस्तान 228 जो है वो सिविल ऑपरेशन, और स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि स्टेट के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो फ्लाइंग करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, या स्टेट के इंस्पेक्शन होते हैं, डिफरेंट इंस्पेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं जो फ्लाइंग करते हैं, या स्टेट इलेक्शंस होता है तो जो ऑफिसर्स फ्लाइंग करते हैं, ठीक है। तो या तो दो डिफरेंट स्टेट्स को जोड़ने के लिए, एक ही स्टेट में दो सिटीज़ को जोड़ने के लिए, तो ये सब काम इसके लिए अब क्या HAL क्या करेगी कि आपको मेंटेनेंस एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। मेंटेनेंस का मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया कि एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस होता है, तो उसके लिए स्टाफ जो HAL प्रोवाइड करेगी। और लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब होता है एयरक्राफ्ट में कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाता है, जैसे आपकी गाड़ी में लाइट खराब हो गई, कुछ भी खराब हो जाता है, एयरक्राफ्ट में डिफरेंट मतलब लाखों कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है तो HAL आपको वो कंपोनेंट प्रोवाइड करेगी, और उसके साथ इंजीनियर भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा जान लेते हैं उड़ान स्कीम क्या है। जैसे उड़ान स्कीम के बारे में हमने थोड़ा जाना था। उड़ान स्कीम में जैसे आपको बताया, उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़ान RCS कहते हैं इसको, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम कहते हैं इसको। पूरे देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस लिए लॉन्च किया था? जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेवल को अफोर्डेबल प्राइस पे करने के लिए, और नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्लूसिव और बूस्ट अप करने के लिए, जिससे आपका जॉब निकले, एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, और सारे जो रीजनल सिटीज़ और स्टेट हो आपस में कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर वैसा मैं आपको बताया कि इतना जल्दी कैसे बना लेगा, अभी तो NL बना ही रहा था, उसके बाद सिविल को कैसे बना लेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिफेंस का एयरक्राफ्ट है, उसको डॉर्नियर कहते हैं, तो उसी का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। हिंदुस्तान 22 एयरक्राफ्ट जो है, उसने डॉर्नियर 228 का, एक जर्मन एयरक्राफ्ट होता है डॉर्नियर, ठीक है, उसका आपका स्ट्रक्चर, बिकॉज स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर के लिए मेटलर्जी थोड़ा सा इंडिया की अभी थोड़ा सा कहना चाहिए, थोड़ा सा इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दे हैव टू टेकन फ्रॉम जर्मन डॉर्नियर 228 डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो आपका इंडियन एयरफोर्स और नेवी यूज करती है, ठीक है। 2020 में उसने मॉडिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ले लिया था, आपको जर्मन से भी लेना पड़ेगा, जर्मन गवर्नमेंट से भी लेना पड़ेगा, और इंडियन गवर्नमेंट से भी लेना पड़ेगा, तो उसको मिल गया था, इसलिए उसने 2 एयरक्राफ्ट बना दिए हैं, लेकिन इनका वेट जो था 6200 kg था। लेकिन क्या होता है कि आपका 2 टाइप के एयरक्राफ्ट, मतलब 2 टाइप की कैटेगरीज होती हैं, एक होता है लाइट एयरक्राफ्ट, एक हैवी एयरक्राफ्ट। लाइट एयरक्राफ्ट जिनका वेट 5700 किलो या 5700 किलो से नीचे है, तो उनको लाइट एयरक्राफ्ट कहते हैं। 5700 किलो या 5700 किलो कैरिंग कैपेसिटी, मतलब टोटल एयरक्राफ्ट का वेट विथ फुल पैसेंजर और फुल फ्यूल लोड जो होता है वो 5700। अगर 5700 या 5700 से ऊपर है तो हैवी एयरक्राफ्ट हो जाता है। तो हम क्या बना रहे हैं? लाइट एयरक्राफ्ट बनाए, तो उसके वेट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अभी हमने जो बनाया 6200 किलो बनाया, 6200 kg बनाया, तो हमको अब यहाँ पे करीब 500 kg उसको कम करना पड़ेगा। तो उसमें क्या भी मॉडिफिकेशन करता है, ये काम है HAL का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन देखिए, अभी आप क्या किया, देखिए जो भी एयरक्राफ्ट होता है ना, देखिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, सब होती रहती हैं। अभी हमारे एयरक्राफ्ट, पहले हमारी गाड़ियों में भी छोटे पहले कौन सा डिस्प्ले आता था? पहले आता था कि आपका जैसे सुई होती थी वो मूव करती थी। अभी क्या होता है कि डिजिटल, आपका जैसे डिजिटल डिस्प्ले में लिखा हुआ आता है, वैसे एयरक्राफ्ट में भी होता है। एयरक्राफ्ट का जो पहले वाला आपका डॉर्नियर था, ठीक है, उसको अपग्रेड किया गया है। तो पहले जो था आपका लेफ्ट साइड पर जो स्क्रीन दिख रही है, उसका कॉकपिट ऐसा होता था। कॉकपिट वो जगह होती है जहाँ पे पायलट बैठते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो ये आपके सामने डिस्प्ले होता था। तो लेफ्ट साइड पे जो डिस्प्ले है वो आपका एनालॉगस डिस्प्ले कहलाता है। एनालॉगस डिस्प्ले का मतलब क्या होता है कि उसमें आपका एरो से सब कुछ, मतलब दैट मीन्स का आपका सुई होती है, पॉइंटर निडल होती है, उसके द्वारा ही सब कुछ दिखाया जाता है। अभी का एयरक्राफ्ट जो आते हैं, मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट जो कहते हैं, बहुत डिफरेंट एयरक्राफ्ट, एयरबस 320, एयरबस 321, बोइंग 737, बोइंग 757 एयरक्राफ्ट आते हैं, मैकडोनल्ड्स एयरक्राफ्ट आते हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं।
तो अभी सामने देखिए आपकी उसकी स्क्रीन कैसी है, डिजिटल स्क्रीन है, उसमें आपको वेदर देखिए दिखाई दे रहा है कि आपको सामने का वेदर कहता है, एयर स्पीड कैसी है, आपकी हाइट एयरक्राफ्ट की कितनी है, और एयरक्राफ्ट को कितना आपको मूव करना है, कितना मूव नहीं करना है, सब एवरीथिंग उसमें आता रहता है। ठीक है, तो ये आपका डिजिटल डिस्प्ले हो गया। डिजिटल डिस्प्ले का आपका समझ सकते हैं, जैसे आप घड़ी यूज करते हैं, एक घड़ी आप यूज करते हैं जिसमें कि आपका सुई चलती है, उसको एनालॉगस कहते हैं लेफ्ट वाला। एक आप घड़ी यूज करते हैं जिसमें आपका डिजिटल डिस्प्ले चलता है राइट साइड वाला। सिंपल है। देखिए, आपको किसी चीज़ को समझने के लिए सिंपल वे में ही समझना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ याद रहेगी। आप इतना सोचिए कि आप बहुत ही बड़ी चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट आप पढ़ेंगे तो उसको समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, कितना अभी हम पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि 27 को, मई 27 को इसका फर्स्ट ग्राउंड रन किया गया था। जो फर्स्ट प्रोटोटाइप का मतलब होता है पहला एयरक्राफ्ट जो टेस्टिंग के लिए यूज होता है, उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिंग के लिए यूज किया गया था, और 15 को जो ट्रायल हुआ है कंप्लीट हो गया है, और DGCA से सर्टिफिकेशन मिल गया है। अभी नेक्स्ट क्या होगा कि आपका FAA फेडरल एविएशन एजेंसी से आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है। आगे बढ़ते हैं, अभी क्या क्या रूल्स दिए गए हैं हिंदुस्तान 228 को। देखिए, एयरक्राफ्ट जो होता है उसको डिफरेंट तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक ही एयरक्राफ्ट को, ऐसा नहीं है उसमें पैसेंजर सीट लगा दी तो पैसेंजर हो गया, सीट हटा दी तो कार्गो हो गया, अच्छी सीट लगा दी तो VIP हो गया। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं। तो इसका मल्टी रोल का मतलब एक ही एयरक्राफ्ट कई तरह से यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे VIP ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी सीट लगा दी, बढ़िया सीट लगा दिया, और कुछ रिक्लाइनर टाइप सीट लगा दी, सामने ट्रे लगा दिए, खाने के लिए टेबल लगा दी, तो वो VIP ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गया। और पैसेंजर नॉर्मल अगर सीट्स लगा दी तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गया। एयर एम्बुलेंस मतलब उसमें स्ट्रेचर लगा दिया, और थोड़ा सा ट्रे लगा दी, डॉक्टर के बैठने की जगह लगा दी, थोड़ा सा आपका सलाइन टांगने के लिए जगह बना दी, सब बना दिया, तो एम्बुलेंस हो जाता है, एयर एम्बुलेंस हो जाता है। फ्लाइट इंस्पेक्शन रोल्स के लिए, मतलब ट्रेनिंग फ्लाइट्स के लिए यूज़ करते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए, ऊपर इंस्पेक्शन के लिए। रिक्रिएशनल एक्टिविटी लाइक पैरा जंपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे आप देखते होंगे गोवा जाते होंगे आप लोग, या मॉरिशस जाएंगे, ये सब थाईलैंड वाईलैंड जाएंगे, बैंकॉक, तो वहाँ पर पैरा जंपिंग जैसी चीज़ होती हैं। ठीक है, पैरा जंपिंग मतलब आप पैराशूट पहन के ऊपर से कूदते हैं, उनके लिए यूज होता है। एरियल सर्विलेंस मतलब जैसे नक्सलाइट ऑपरेशंस होते हैं, या कोई भी कहीं का भी इंस्पेक्शन करना है, कोई बारिश होती है, देखते हैं आप मोदी जी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं, या वहाँ के CM जो होते हैं वो चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि बारिश स्टेट का कैसा हाल है। तो उसी तरह उसको एरियल सर्विलेंस कहते हैं। फोटोग्राफी टाइप में किसी एरिया की फ़ोटो आपको लेनी है तो आप फ्लाइंग करके जाएंगे, फोटोग्राफ्स लेंगे। ठीक है, रिमोट सेंसिंग एंड कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए, कार्गो ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने आपको बता दिया है। इसकी स्पीड जो है 428 तक है, मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, और 700 किलोमीटर तक जा सकता है। नाइट फ्लाइंग कर सकते हैं। नाइट फ्लाइंग मतलब सारे एयरक्राफ्ट नाइट फ्लाइंग नहीं कर सकते। नाइट फ्लाइंग के लिए बहुत सारा उसमें अरेंजमेंट करना होता है, जैसे लाइट्स का करना होगा, कॉकपिट में डिस्प्ले दिखाने के लिए डिस्प्ले के अंदर भी लाइट्स लगाई जाती हैं, वो सब करना होता है। पायलट्स के लिए भी NVG हेलमेट टाइप के आते हैं, जिससे पायलट्स को अच्छा से क्लियर दिखाई दे, तो नाइट फ्लाइंग भी कर सकता है। भी क्या है कि अच्छा इसको बना सकता है, अपने यूज कर सकता है इसको। छोटी छोटी कंट्रीज जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव्स हैं, सेशेल्स हैं, इनको सबको बेच भी सकता है। ठीक है, तो ये हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में नॉलेज ग्रंथ में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज़ करिए, जिससे आपको हम थोड़ा सा मोटिवेट हो कि आपके लिए वीडियो बनाते रहें, आपको नॉलेज मिलता रहे, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकते हैं। तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन यूट्यूब। अभी जाइए, अभी फॉलो कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी चीज़ के कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डेफिनेटली विल कवर दैट टॉपिक, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और जो भी टॉपिक बताऊँगा वो एकदम क्लियर वे में बताऊँगा। आप अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, जैसे आपको अगर एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब जहाँ आशा करता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, आगे धीरे धीरे ऐसे सब कुछ समझ में आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।